नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज ये संयोग ही है कि हमारी चर्चा भी विवाह की संस्था पर ही चल रही है और आज महाशिवरात्रि है। तो मान्यता के अनुसार शिव जी का विवाह का पर्व है। अब शिव जी का जन्म और मृत्यु का तो खैर सवाल ही नहीं, क्योंकि हाँ, नमस्कार कुलश्रेष्ठ जी, आज आपका सवाल लूंगा मैं सबसे पहले। देखिए, जैसे हमने बात करी थी कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ टाइम एंड स्पेस, जब अपन ने चर्चा करी थी कि हमारा माइंड टाइम और स्पेस में ट्रेवल करता है। नमस्कार कुलश्रेष्ठ जी। तो टाइम के देवता हैं भगवान शिव। समय को काल कहा जाता है और ये महाकाल हैं, मतलब समय को कंट्रोल करने वाले। तो टाइम के देवता है भगवान शिव। तो काल का मतलब मृत्यु होता है, तो मृत्यु के भी देवता है। तो ही इज डिस्ट्रॉयर ऑल्सो, क्योंकि टाइम के साथ ही चीजें डिके होती है और खत्म होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। शिव जी को कल्याणकारी भी इसलिए कहा गया है। विनाश मतलब कोई नष्ट करना ही नहीं है, विनाश मतलब विनाश करना भी होता है ना। तो ये टाइम के देवता है महाकाल। और स्पेस के विष्णु जी, विष्णु भगवान स्पेस के देवता हैं। और उसमें एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो जैसे हम समाज की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसे यूनिवर्स की व्यवस्था के देवता विष्णु भगवान माने गए हैं। तो टाइम के शंकर जी, स्पेस के विष्णु जी। और स्पेस में जो ट्रेवल होता है, इसमें जो शक्ति काम करती है, जैसे बॉडी में ब्लड होता है ना, एनर्जी देता है। तो समाज में पैसा होता है जो ट्रांजैक्शन करता है, तो उसकी देवी लक्ष्मी जी। अब पूरा मैनेजमेंट उनके पास है, तो फंड्स भी विष्णु जी के पास है। और ब्रह्मा जी इस क्रिएटर, उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी एक बार। लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, जिसने शुरू में किया उसको भूल ही जाते हैं, क्योंकि अब बाद में उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने क्रिएट कर दिया और मैनेजमेंट व्यवस्था विष्णु जी देख रहे हैं। फंड्स, जो द्रव्य, जो लिक्विड है, पानी से ही जीवन है पृथ्वी पे। समुद्र का पानी घूम के आता है ऐसे सब जगह। बॉडी में जो ब्लड है, वही सोसाइटी में पैसा है, उसकी देवी, उनकी भी वैल्यू है। शिव जी तो डिस्ट्रॉयर है, टाइम के देवता ही। तो गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर। तो ये टाइम के देवता हैं। टाइम स्केल पे जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच के काल को हम जीवन बोलते हैं। तो इसी बीच में अपनी मृत्यु, जैसे समय चेंज आगे पास होता जा रहा है, तो इंसान अब पुनर्जन्म के लिए आएगा। तो बड़ा अच्छा आज पर्व है महाशिवरात्रि। हमारा टॉपिक भी बहुत अच्छा है, वैवाहिक बंधन और प्राचीन परंपराएं। और सवाल भी बहुत अच्छे आए हैं। एज यूजुअल हम पहला सवाल लेते हैं कुलश्रेष्ठ जी का। उसमें उन्होंने कहा है कि पुरानी मान्यताओं के पीछे भी गहन मनोविज्ञान था, चाहे वे मनोविज्ञान शब्द से परिचित थे या नहीं। यस। अब ये पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, वैसे हमने संदर्भ में लिया है विवाह के, और ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो हमने अभी उसी पे चर्चा की है। लेकिन आध्यात्म उससे भी ऊपर है। पहले
2 मिनट अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन इस पे सवाल के आंसर पे आएंगे कि धर्म अलग है और आध्यात्म अलग है, रिलीजियस होना अलग है और आध्यात्मिक होना अलग है। रिलीजन इज वे ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल है। रिलीजन एक जीवन शैली है और आध्यात्म एक सोच है, आध्यात्म एक दृष्टिकोण है। हाउ वी लुक एट थिंग्स, जो इवेंट होता है हम उसको किस तरीके से लेते हैं। हमने पहले या दूसरे एपिसोड में इस पे चर्चा की थी कि लाइफ इज 10% व्हाट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है हेल्दी और हैप्पी रहना, तो चीज़ों को हम किस तरह अंदर लेते हैं हमारे, और किस चीज़ को कितनी गहराई में उतरने देते हैं, ये बताएगा कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। हमारी लाइफ स्टाइल नहीं, हम कितने संतुष्ट हैं, कितने हैप्पी हैं। जो सबसे डीप में जो मनस्थिति रहेगी, अंतर मन में जो हैप्पी है, वही सही मायनों में हैप्पी है। ऊपर तो प्लेजर आते जाते रहेंगे पर अंदर वो हैप्पी है। परेशानी आएगी, थोड़ा सा हैंडल करने में तकलीफ आएगी, पर परेशानी हट गई क्योंकि वो बंदा अंतर मन में हैप्पी है, इसलिए वो ऊपर भी हैप्पी है। और जो अंतर मन में अनहैप्पी है, वो तो बाहर प्लेजर सीकर रह जाता है, वो तो छोटे छोटे टेम्पररी आनंद ढूंढता है, पर वो डीप इनसाइड बॉटम ऑफ द हार्ट वो अनहैप्पी है। तो जो चीज अंदर से उपज रही है, बाहर की जो स्थिति है, वो स्थिति तो एक कारण बन गई। जैसे करंट इंड्यूस होता है ना अंदर जनरेटर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है तो अंदर करंट, तो ये इंड्यूस हो रहा है। तो अंदर से कहते हैं ना, अगर आत्मविश्वास का दिया जल गया तो बाहर की आंधी उसको नहीं बुझा सकती। तो जो अंदर से जो हैप्पीनेस आती है, उसका बाहर से कौन क्या बिगाड़ेगा। और जो अंदर से अनहैप्पी हो जाएगा, उसको बाहर से कोई खुश नहीं कर पाएगा। तो जिसका आत्मविश्वास जग जाएगा, वो सिचुएशन से कभी घबराएगा भी नहीं। तो आध्यात्म पूरा यही है कि हमारे डीप कोर ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट में क्या है, क्या इमोशंस कितनी डीप गई। ये दूसरा सवाल दिव्या जी का है, ये लेंगे, इसमें अपन इस सब्जेक्ट को और डिटेल में लेंगे। दिव्या जी ने एक लाइन का सवाल है, लेकिन वो कम से कम एक पूरा एपिसोड का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि दुख बहुत गहराई में जाता है, इससे कैसे बचें। तो मैंने इसको बाद में इसलिए ले रहा हूं कि इसका आंसर बहुत बड़ा है। और वाकई अगर इस फिलॉसफी को अपन ने ठीक से समझ लिया कि दुख बहुत गहराई में जाता है, इससे कैसे बचें, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। फैक्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द हार्ट, कोर में वो बंदा खुश है, वो हैप्पी है, वो उसका नज़रिया ही है, वो उसकी सोच ही है, वो उसकी दृष्टिकोण ही है। बाहर चीज़ें हो रही हैं टेम्पररी, पर जैसे समुद्र के अंदर कितनी शांति, ऊपर कितनी लहरें, सब जहाज को हिला के रख देती हैं टनों के, लेकिन अंदर गहन शांति, स्थिरता, कूलनेस, कामनेस। तो ये एक बार टेक्निक आ गई तो अंदर से व्यक्ति हैप्पी और वो हो जाता है, सेटल होता है। बाकी जो चीज़ें अभी बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, बहुत ज़्यादा सुख और दुख में जो अप डाउन ज्वार भाटा आ रहा है, वो सब मॉडरेट हो जाता है फिर। तो इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा है, कोशिश मैं पूरी करूँगा इसके साथ न्याय करने की, पर फिर भी डाउट रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा बाद में, है ना। क्योंकि क्या चीज़
कितनी पकड़ पाए हैं, क्या छूट रही है, वो आप बेहतर जानेंगे। फिर दोबारा सवाल करेंगे तो सवाल जवाब तो हमारा है ही टॉपिक है ना। इसको मैं सेकंड क्वेश्चन को बाद में लूँगा। थर्ड एक प्रेम मंगल जी का है जो पहले के साथ में ले लूँगा। उन्होंने बोला है कि ओल्ड इज गोल्ड, यानी पुरानी परंपराओं के बारे में कह रही है कि ओल्ड इज गोल्ड बट नाउ इट इज ट्रीटेड बाय पीपुल एज वर्थलेस। अभी लोग इसको वर्थलेस मान रहे हैं। तो ये सवाल अब मैं जब कुलशेष जी के सवाल का आंसर दूंगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा। अभी मैं इनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस आंसर को ध्यान से सुने। और लोग पुरानी मान्यताओं को वर्थलेस मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारा अपना जजमेंट है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी समझ है, हमारी अपनी लाइफ है। हम किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जाएं ये हमारे ऊपर है। बाहर के लोगों के वोट से मेरा लाइफ तय नहीं होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस में समाज के मानूंगा, वो तो लीगल बाइंडिंग है, पर जो मेरी सोच है वो मेरी सोच है, तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। और लोगों में ये मान्यता है कि पुरानी बातों को अगर फॉलो कर रहे तो अंधविश्वासी हैं, ये भी लोगों ने दिमाग में भर दिया, तो हमने इसको सच मान लिया। मेजॉरिटी लोगों ने सच मान लिया कि पुरानी बातों को, लेकिन ब्लाइंड फॉलो कर रहे तो अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी अंधविश्वासी हैं। क्योंकि हमें उसको टेस्ट एंड ट्राई तो करना चाहिए ना। पुरानी परंपरा थी, माने आ रहे, उन लोगों ने, पुराने लोगों ने चलो मानते गए, अच्छा करा, कम से कम परंपराएं जीवित तो रखी। पर आज अगर हमारे अवेयरनेस बढ़ गई है तो हम उसको तौल लें, परख लें, टेस्ट एंड ट्राई करें। ठीक लगे तो माने, नहीं ठीक लगे तो ना माने, जरूरी हो तो उसमें मॉडिफिकेशन कर लें। अब बेचारों ने 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई परंपरा बनाई तो वो उसकी उस समय की परिस्थिति या उससे पुरानी परिस्थिति को देख के बनाई। तो हम भी जो बनाएंगे आज की परिस्थिति देख के बना, उसको मॉडिफाई कर लेंगे। हमको क्या मालूम कि ये आज हम जो परंपरा बना रहे हैं ये 50 साल बाद कोई फॉलो करेगा, उसको कितनी तकलीफ आने वाली है। 50 साल बाद वालों के हिसाब से हम आज नहीं बना पा रहे, तो बेचारे उन लोगों ने भी, तो ये हम कभी ना करें कि पुराने लोगों को आज से कंपेयर कैसे कर सकते, उनने फ्यूचर देखा नहीं था ना। अब जो चीज़ उन्होंने 1920 में डिज़ाइन करी, 2020 में क्या होगा उन्हें पता नहीं था। तो 1920 के लिए हो सकता है वो बेस्ट हो, तो हमको उसको क्रिटिसाइज करने का तो वैसे भी हक नहीं है। अगर हम अपने से 100 साल पुराने व्यक्ति से कंपेयर करेंगे तो वो बेचारा गलत है ना, अन्याय। हम कहाँ अपने से 50 साल आने वाले बाद के लोगों से तो कंपेयर करते नहीं हैं, नहीं तो उनके कंपेयर में तो हम भी बैकवर्ड साबित हो जाएंगे 50 साल बाद। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सवाल जो है मानने नहीं मानने का नहीं है कि ये परंपरा है, इसको मानो या ना मानो, डू और नॉट डू, गो और नो गो, ऐसा नहीं है। ये यस और नो नहीं है, जजमेंटल। अगर आपके पास परख है, निर्णय क्षमता है, डिसीजन मेकिंग है, तो उसको अपन परखेंगे और देखेंगे। फिर अगर मुझे सही लगती है तो 100 लोग नहीं भी मान रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मुझे इस चीज़ सही दिख रही है, इसमें दम दिख रहा है ना। और अगर कोई चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही तो 100 लोग मान भी रहे तो मैं 2 बार 4 बार 10 बार उसको हर दृष्टि से देख लूँगा, फिर मुझे सूट नहीं कर रही तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा। अब कम से कम मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ और अविश्वासी भी नहीं हूँ। मैं ब्लाइंड रिजेक्ट भी नहीं कर रहा और ब्लाइंड एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। तो जो लोग अगर इसको कहते हैं कि ये वर्थलेस है, कम से कम हम तो उसको नहीं मानेंगे, बल्कि हमारा फ़र्ज होता है कि उनको इसकी वर्थ प्रूव कराएं, है ना। अभी मैं कुछ मान्यताएं तो लेता हूँ विवाह की, जिस पर से चर्चा निकली थी।
कि देखिए वो पुराने ज़माने के लोगों ने बड़ी समझदारी क्या करी थी। अच्छा, ये मत सोचिए कि उनको वो मनोविज्ञान से अपरिचित है। मनोविज्ञान उस समय विषय भले ही ना हो, लेकिन मनोविज्ञान तो था। किडनी और हार्ट के बारे में भले ही ना जानते हो, लेकिन हार्ट तो ब्लड जब भी पंप करता था, किडनी तब भी प्यूरिफाई करती थी, बॉडी के सिस्टम सारे चल रहे थे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ गया है बस। तो मनोविज्ञान हो सकता है वर्ड ना हो उस समय, या ये सब्जेक्ट ना हो उस समय, लेकिन वो मनोविज्ञान समझते तो थे। मूड, अब मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ये मूड वर्ड नहीं था तब लोग क्या करते थे। आजकल तो बड़े ठाट से बोल देते हैं मूड नहीं हो रहा है, मूड ठीक नहीं है, पर उस समय भी उनका मूड ऑन ऑफ होता होगा, पर मूड वर्ड नहीं था। तो खिन्न होते होंगे, प्रसन्न होते होंगे, वर्ड कुछ भी हो, पर ये भाव सारे थे वहाँ उस समय। कब किसी को अच्छा लग रहा है, कब किसी को बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे इमोशंस, ये ट्रॉमा पूरा एज इट इज़ था। बस जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता गया, हमारा वॉक्यूबुलरी बढ़ती गई, हमने बहुत सारे उसके सिनोनिम्स निकाल लिए, प्यार और प्रेम और स्नेह और ऐसे पैरेलल समानार्थी शब्द अपन ने निकाल लिए हैं। तो पर मनोवैज्ञानिक वो थे और पूरे थे, और फील उनको बल्कि ज़्यादा था, क्योंकि वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते समझते थे। दिमाग इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड नहीं था। आजकल तकलीफ क्या हो गई, हम लोग का दिमाग इंफॉर्मेशन से इतना लोडेड हो गया कि हम किसी खास चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, है ना। तो देखिए मैंने बड़ा कई बार सोचा था कि ये दुल्हन आती थी उस समय तो कुमकुम की थाली में पैर रख के उसके पैर के निशान लेते थे धरती पे। अब ऐसा लगता है कि ये चलो एक परंपरा है, लेकिन इससे भी मनोविज्ञान जो है आध्यात्म और धर्म के बीच की कड़ी है। तो ये धार्मिक ये लाइफ स्टाइल है, इससे वो व्यक्ति का मनोविज्ञान समझते थे। और जब मनोविज्ञान की जब हम बारीकी में जाते हैं तो व्यक्ति की सोच रिफाइन हो जाती है, फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये तो परंपराएं हैं, लाइफ स्टाइल है, ये जो सिस्टम्स हैं, और इन पे जो दृष्टि डालते हैं हम, मनोवैज्ञानिक दृष्टि, उससे हमारी क्षमता इम्प्रूव होती है सोचने समझने की। और ये रिफाइन होते 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 फिर ये पूरी परिष्कृत हो जाती है, तो वो इंसान आध्यात्मिक हो जाता है, फिर उसको हर चीज़ का अच्छा पहलू दिखने लगता है। तो इससे क्या होता है कि वो चाल और चरित्र प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वो किस तरह उसके पैर चलते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल है। उससे वो लापरवाह व्यक्ति की चाल अलग होती है, परंपरा अनुसार जो चलता है उसकी चाल बड़ी सधी हुई होती है, और इम्प्रेशन पूरा पैर के अलग अलग पड़ते हैं। वो हाथों की छाप ले लेते थे, ऐसे हल्दी में डाले हाथ, 1 2 3, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, क्योंकि नीचे वाले में पानी ज़्यादा रहेगा तो वो रिसेगा। अगर पहले ऊपर डाल देंगे तो नीचे वाले इंप्रेशन को ख़राब कर देगा। हाँ जी, ओम नमः शिवाय कर दीजिए। तो एक उसमें हमको पूरी उंगलियां कितनी बड़ी हैं, साइज़ क्या है, ये सब दिख जाएगा उसमें, पहली छाप में। दूसरी में थोड़ा सा माउंट वगैरह, कौन से कितने उभरे हुए हैं, ये गुटके वगैरह कहाँ है, और क्लियर कट उंगलियों की पोजीशन दिख जाएगी। और तीसरी छाप में ये थोड़ी सी रेखाएं दिख जाएंगी, उससे पूरा हेल्थ लाइन, लाइन ऑफ ब्रेन, लाइन ऑफ हार्ट, ये सारी मेजर लाइंस उसमें दिख जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं हस्तरेखा विज्ञान में मास्टर हुआ करते थे वो लोग, उससे वो नेचर, अब सामने वाले का नेचर के बारे में आइडिया लगाना है कि भैया ये एक नया मेंबर हमारे घर में आया है, तो जो ऑलरेडी है उनका तो नेचर, बिहेवियर सब हम जानते हैं, तो एक बैलेंस करने में आसानी होती है। पर जो नया मेहमान है, न्यू एंट्रेंट है, उसके बारे में कुछ तो आइडिया लगा लें कि इसकी सोच कैसी है, क्या है।
और अकॉर्डिंगली डील करे। मतलब उनका कोई इसको जजमेंटल होके क्रिटिसाइज, ये तो बाद में कुछ लोगों ने कर लिया हो तो बात अलग है, पर उनका ये रहा होगा कि स्टडी करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना, अकॉर्डिंगली टैकल करना और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करना। कि भाई समझदार आदमी का तो फर्ज यही होता है ना कि सामने वालों को पहले पूरा समझ ले, फिर हमें क्या समझाना है अकॉर्डिंगली जब समझाएंगे तो वो एक, नहीं तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बड़ी छोटी परंपराएं हैं, लेकिन इनमें से वो बड़े गूढ़ अर्थ निकाल लेते थे। अच्छा, जब पायल की जो आवाज़ है उससे रिदम पता पड़ जाती है, आदमी का मूड उससे पता पड़ जाएगा। जो पैर पटक के चलेगा उसकी आवाज़ बता देगी कि आज मूड ठीक नहीं है। वो जो रिदम, हर व्यक्ति की बॉडी में एक रिदम होता है। नॉर्मल कोर्स में जब वो चलता है तो 1 2 1 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट और राइट बड़ा ऐसा छोटा, नहीं, एक रिदम होता है। तो अब देखने की भी ज़रूरत नहीं, वो आवाज़ बता देगी कि अभी बॉडी रिदम में है, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। चूड़ियों से भी पता पड़ जाता है कि अभी सब चीज़ व्यवस्थित चल रही है खाने में। तो क्या होता है कि ये उनकी, अच्छा घोड़े पे चल के वो बारात निकालते थे, उसके पीछे बड़ा लॉजिक क्या है कि एक तो सारे मेहमान का एक इवेंट में पार्टिसिपेशन हो गया। अदरवाइज कुछ इवेंट में मामा और किसी में फूफा और किसी में जीजा और किसी में मौसा अलग अलग इवेंट में आते थे। एक इवेंट ऐसा है जिसमें जितने मेहमान आए सब शामिल हो जाएंगे तैयार होके, वहाँ इंटरेक्शन हो जाएगा बढ़िया। और उसको घोड़े पे बिठा के, आज हम बेटे से डिस्कस भी कर रहे थे इस सब्जेक्ट पे, तो घोड़े पे बिठा के जो दूल्हे को पूरे गांव में घुमाते थे, भाई एक चीज़ रहती थी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो देख लो, सामने बैंड बज ही रहा है, सब लोग आके झांकेंगे ही, देखेंगे ही, और देखेंगे तो वो घोड़े पे हाइट पे बैठा है, दूर से दिख जाएगा कि भाई ये बंदा है। अभी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो खटाक से रेज कर सकता है कि भैया ये ऐसा और वो ऐसा करके, वरना वो घूम घाम के एक तरीके से सर्टिफिकेशन हो गया उसका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हर चीज में कुछ न कुछ लॉजिक जरूर है। और समय के साथ कुछ बिगड़ भी गई होंगी कुछ चीज़ें, कुछ गेम्स वगैरह जो खिलाते थे, मैंने बहुत सारे गेम्स का स्टडी किया, उससे पूरा इंसान का वे ऑफ थिंकिंग पता पड़ जाता है ना। अब आज जैसे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में इसलिए रात भर बैठ के पूजा करना वगैरह बताया गया है कि इस समय बॉडी इरेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ रातें ऐसी रहती हैं कि जिसमें आपकी, जैसे समुद्र में उछाल आता है ना, ज्वार भाटा आता है तो उछाल आता है, तो ऐसे आपकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ये सारे क्रियाएं जो है, ये आपकी जो एनर्जी है उसको ऊपर पहुंचाने वाली क्रियाएं रहती हैं। अब जैसे ओम का जाप करते हैं तो पूरी प्राण शक्ति यहाँ से निकल के आती है और पूरे यहाँ से होके मुंह से बाहर जाती है, और अपन माँ बोल देते हैं तो लिप्स बंद हो जाते हैं। तो ये जो प्राण शक्ति नीचे से अपनी जहाँ मूलाधार चक्र है वहाँ से प्राण शक्ति निकली और ओम के साथ पूरी प्राण शक्ति ऊपर गई, और यहाँ इसलिए उसको ओम को ऐसा घुमावदार बनाया है कि यहाँ वहाँ घूमती हुई माँ पे अपन ने बंद कर दिया तो वो अंदर ही घूमेगी, तो पूरी मानसिक शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। इवन आँखों की ज्योति बढ़ेगी, कानों की श्रवण शक्ति बढ़ेगी, चेहरे पे ओज आएगा क्योंकि प्राण शक्ति ऊपर जा रही है, और पूरा सारे आपके न्यूरॉन्स वाइब्रेट होंगे, क्योंकि अब वो अपन ने बोला है तो वो नाद जो है, साउंड, वो तो यहीं गुंजायमान हो रहा है, तो वो सारे को वाइब्रेट करके जागृत कर देगा। तो आपकी थॉट्स इंप्रूव हो जाएंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगी, आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स जो सुप्तावस्था में वो भी जागृत हो जाएंगे। ओम को इसलिए बहुत बड़ी ध्वनि माना गया है, सीधे नाभि से निकलेगी ओम, माँ को फिर गुंजायमान भी करना है तो वो वहाँ से। तो इस रात्रि में जो इंसान ऐसा बैठा रहेगा तो वो
जो चुंबकीय शक्ति है चंद्रमा से ये प्रेरित होता है। तो ये उछाल जो लेते हैं, अब इसमें देखो अमेरिका में एक बार उन्होंने स्टडी किया था एक बार कि ये इस दौरान जब ज्वार भाटा आता है तो लोग सुसाइड बहुत करते हैं, है ना। अब उन लोग का स्टडी करने का एक तरीका अलग है। वो क्या है, सबसे इंटरव्यू जैसे अपन ने एक देखा था ना, 50-60 हज़ार लोगों से पूछा क्या करते फिर उसका इन्फ्लुएंसेस निकाला। वो ऐसे चलते हैं बाहर से, हमारे यहाँ अंदर से चलते हैं। तो अब सुसाइड ज़्यादा नहीं करते। एक्चुअली ये रहेगा कि इस समय आपकी जो भी भावना रहेगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप दुखी हैं तो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, ये भावना ऊपर गई ना। अगर आप रोमांटिक हैं ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, और अगर आप ध्यान अवस्था में हैं तो ज़्यादा अच्छा ध्यान लगा पाएंगे। तो ये आप जिस प्रक्रिया में आप बैठे हैं उस प्रक्रिया को, अगर आप खुश हैं तो जॉय। अब लोग कई बार पूछते थे, मैं भी बचपन से, कि ये देव उठनी 11 मनाते हैं तो क्या देव सो जाते हैं भगवान? तो ये भगवान नहीं सोते, ये एक्चुअली आपकी जो वाइब्रेंसी है, जो आपकी उत्साह है अंदर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो बारिश के मौसम में, वो पर्टिकुलर मौसम में, उस समय बॉडी वैसे ही आपकी सहमी, तो आपको बहुत ज़्यादा जॉयफुल कुछ नहीं कर पाते। तो उस समय उन्होंने कोई दूसरे डिफरेंट टाइप के त्यौहार रख दिए, राखी वगैरह, जिसमें ज़्यादा जाना आना घूमना फिरना कुछ उत्सव वगैरह मनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आदमी थोड़ा सा निढाल ही बैठा रहता है। तो अब वो देव उठनी 11 के बाद फिर वातावरण फेवर करने लगता है, तो इंसान को जॉय महसूस होता है, त्योहारों में भी मज़ा आता है, शादियों में भी मज़ा आता है। तो ये आपकी अंदर की शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने का इसलिए लेडीज़ को उस दौरान एमसी के पीरियड में मना कर दिया है कि मंत्रोच्चार वगैरह मत करो, पूजा, इसलिए कि अब आप शक्तियों को ऊपर करोगे तो सिक्रेशन में तकलीफ आ जाएगी। बड़े साइंटिफिक लोग थे वो। तो अभी रुक जाओ, अभी मत ये उच्चारण वगैरह मत करो, क्योंकि बॉडी आपकी वेस्ट कुछ निकाल रही है बाहर। तो अब आपने कर रहा उसको, तो उसमें रुकावट पैदा कर देगी, बाधा कर देंगे वो। अब इसको लोग कुछ भी ले ले, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये वो। आप थोड़ा समझ गए होगा, किसी को डाउट होगा तो फिर मैं इसको बाद में क्लेरिफाई कर दूंगा। तो उस समय आपको ये प्रयोग ही नहीं करना है ऊर्ध्वगामी शक्ति वाला। अच्छा, अपने यहाँ मना है कि वो उत्तर में सिर करके ना सो, क्योंकि हमारी बॉडी से वैसे भी हार्ट पंप करता है, ब्लड तो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन की जो कैपिलरीज रहती है बड़ी थिन छोटी रहती हैं। ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ब्लड के साथ आयरन वगैरह भी जाएगा, तो ये उसमें कुछ हेमोरेज भी कर सकता है। तो अगर हम उत्तर की तरफ सिर करके लेटे तो वो नॉर्थ पोल है, तो ब्लड सर्कुलेशन, अब जब हम लेट जाते हैं तो अभी तो हमारा ब्लड जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ब्रेन में जाने के लिए। तो जब लेट जाते हैं तो ये ग्रेविटी का पुल नहीं रहा, तो वो ब्लड ज़्यादा जाएगा। तो ज़्यादा ब्लड जाएगा तो तकलीफ आ जाएगी। तो भैया उस तरफ सिर करके मत सो। अब इतना समझने वाले और समझाने वाले को समय नहीं था, उनने परंपरा और मान्यता बना दी और वो चला गया, है ना। तो आप भैया दक्षिण की तरफ सिर कर लो तो ब्लड सर्कुलेशन माइंड में कम होगा, तो नींद भी अच्छी आएगी, और नहीं तो आप अदरवाइज उस तरफ करोगे तो हेमरेज हो गया, क्लॉटिंग हो गया, कोई परेशानी आ गई। तो ये वास्तु जो है, वास्तु भी पूरा साइंस है। अब जैसे सुबह की जो धूप निकलती है उसमें लाइट ज़्यादा होती है, हीट कम होती है, तो आप लाइट से जल्दी उठ जाएंगे। सूर्योदय हो गया तो लाइट आ गई तो आपकी नींद खुल जाएगी जल्दी, क्योंकि चारों तरफ रोशनी हो गई। लेकिन बॉडी अभी हीट अप नहीं हुई ज़्यादा। अगर आप पश्चिम के साइड में सो रहे होते तो ये सूर्योदय की धूप नहीं आती अंदर, लेकिन गर्मी बढ़ती, तो आप गर्मी से उठते तो बॉडी की तो लाइट से उठ गए तो अच्छा हुआ, जल्दी उठ गए, आप जल्दी काम से लग गए। और वहाँ फिर हीट से उठते तो बॉडी अलग हीट अप हो गई। लेट उठे तो टाइम भी गया, बॉडी हीट हो गई, थोड़ी सी लिथार्जिक हो गई।
और बाकी जो अपन ने डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो इंटेस्टाइन होती है वो स्क्वीज करना चालू कर देती है उसमें से वाटर, तो देर से उठने की वजह से आपके टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो नॉर्थ साइड से अगर यहाँ से कुछ सुबह की रेज आ रही है घर में तो व्यक्ति जल्दी उठ के काम पे लग जाएगा, तो एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ये सारे दिशा का बोध। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का, अब पतंग उड़ाने का तो लोग बोलते हैं सब वेस्ट, कागज भी वेस्ट और ये भी वेस्ट, सब वेस्ट। अरे भाई कहाँ से वेस्ट? जिसने पतंग बनाई उसको तो पैसा मिला ना, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेट तो मनी सोसाइटी में ही हो रहा है। एक ने खर्चा किया तो किसी ने कमाया भी है। लेकिन दिन भर धूप में, उस दिन सन रेज डायरेक्ट परपेंडिकुलर आती हैं, तो परपेंडिकुलर सन रेज आएंगी, सिर पे पड़ेंगी, तो जो कफ संचित हुआ है सर्दियों में वो पिघल के निकल जाएगा। पर उसके लिए 3-4 घंटे आपको सन लाइट में रहना है और स्टैंडिंग पोजीशन में। इरेक्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जानवर और इंसान में यही फ़र्क है कि इंसान ऐसे खड़ा चलता है, जानवर सारे ऐसे चलते हैं, तो बुद्धि शार्प होती है। ये आजकल के बच्चों की बुद्धि जो शार्प हो रही है उसमें उनका टू व्हीलर चलाने का भी एक, जो टू व्हीलर पे जो बैलेंस करता है ना माइंड, तो कहीं ना कहीं माइंड शार्प हो जाता है। तो जो इरेक्ट पोजीशन में, इसलिए वो इन रात्रि को बोलते हैं पूजा करो, लेटो नहीं बैठो, तो आप इनका बेटर फायदा भी उठा पाते हैं, है ना। तो आप इन बजाय लेटने के उसको बैठे। अब वो पतंग जब उड़ाएंगे तो चारों तरफ, अदरवाइज आप जाके खटिया लगा के लेट जाते धूप में, तो वो उतना फ़ायदा नहीं ले पाते आप। अब चारों तरफ से हीट रहेगी, आप कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमेंगे, बॉडी मूवमेंट भी है, तो कफ पिघल के चला जाएगा। और उसी बीच आप विटामिन डी उतना ले लेंगे, साथ में तिल गुड़ खा लेंगे, तो धूप से जितना विटामिन मिला है वो भी अंदर है और तिल गुड़ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड। बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है कि वो 6 महीने साल भर का विटामिन डी स्टोर कर सकती है। और तिल और गुड़ और धूप तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो आप बताइए कौन सी मान्यता है वर्थलेस है? सारी वर्थ है, कितनी भी हो, कुछ न कुछ इसमें एक बड़ा गहरा साइंस है, बड़ा गहरा, है ना। तो ठीक है, अभी हम दूसरा सवाल लेते हैं मैडम का। तो सर आई होप कि ये मनोविज्ञान से वो बखूबी परिचित थे और उन्होंने ये जो भी परंपराएं मान्यताएं जैसे बनाई उसमें कहीं ना कहीं, अब जैसे वो चंदन और हल्दी, मैं कभी सोचता था कि दूल्हे को परेशान क्यों कर रहे हैं, इतना बेचारे को 15 दिन पहले से हल्दी चंदन से नहला रहे, सारे के सारे मिलकर रगड़ के। एक्चुअली क्या होता है, हम जब किसी को पसंद नापसंद करते हैं ना, तो चेहरा मोहरा इस सब चीज़ें तो देखते ही हैं, बॉडी ओडर का बड़ा रोल रहता है। तो कुछ स्मेल ऐसी भी होती है कि रिपल्सिव होती हैं, किसी को पसंद नहीं आती। तो आजकल डीओ वगैरह बहुत यूज़ करते हैं यंगस्टर्स, इसीलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है कोई बॉडी ओडर ऐसी होती है कि सामने वालों को एक रिपल्सिव इफेक्ट आता है, भैया दूर बैठ, मुझसे बात मत कर। तो अब क्या हो रहा है कि उस समय तो कोई ऐसा अपने डीओ वगैरह होते नहीं थे बॉडी ओडर के लिए, बॉडी लोशन वगैरह, और पता भी नहीं है कि अब ये तो 15 दिन पहले से हल्दी चंदन लगाना शुरू करा तो वो आपकी बॉडी ओडर को सुधार देता था, मे बी टेम्पररी। हाँ, थैंक यू सर। मैंने आपके सवालों को मैं भी बड़ा गहराई से लेता हूँ, क्योंकि सवाल गहरे होते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है अच्छा एक बार हम समझे तो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ लेंगे। तो बॉडी ओडर क्या हुआ कि वो सुहाग रात के दिन कम से कम वो रिपल्सिव इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि चंदन और हल्दी की इसमें बॉडी साफ भी है, क्लीन भी है, फ्रेगनेंस भी अच्छी है। वी को वज्रदंती लगा लिया समझ लो, तो वो हो गया। और उसके बाद तो फिर वो यूज टू हो जाएंगे, फिर तो वो अच्छी लगने लगती है जो भी ऑर्डर होती है ना, इंसान फिर अच्छा लगता, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक है। बस ये था कि हमने उसको कभी गहराई से सोचा नहीं, समझा नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तो उसमें गए नहीं हैं। और ये साइंस
साइंस तो क्या है, जितना पता पड़ गया वो साइंस, जो नहीं पता पड़ा है वो आध्यात्म मान लेते हैं अपन, वो परंपरा मान लेते हैं। पर या तो अच्छा, फायदा दोनों केस में हो जाएगा। अगर आप समझ के करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नहीं तो फायदा तो हर केस में हो ही जाएगा, है ना। तो ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स हैव सम लॉजिक। अच्छा, दूसरा ये है, ये सवाल दिव्या जी का है, मैं इसमें थोड़ा सा डील करता हूँ, फिर इसको अपन नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि सैटरडे आजकल हम नहीं कर पा रहे क्योंकि सवाल ही बहुत कम आ रहे थे और ज़्यादातर लोग सैटरडे को बिजी रहते हैं। अब सवाल ज़्यादा आएंगे तब देखेंगे, पर अभी ये नेक्स्ट एपिसोड ट्यूसडे को होगा, है ना। तो मैं इसका आधा पार्ट बता देता हूँ कि दुख बहुत गहराई में जाता है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि बात, किसी ने कोई बात कही वो इतना अंदर नहीं जाती, लेकिन किस तरीके से कही। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, तो वो लहजे से वो बात अंदर जाती है। किसी ने तारीफ करी तो कम अंदर जाती है, और किसी ने बुराई करी तो वो ज़्यादा अंदर जाती है। दुख है ना, दुख की बात। अच्छा, उसके बाद अगर सिचुएशन खराब है, कोई व्यक्ति ऑलरेडी परेशानी में है, उसको टॉन्ट कर दिया। ये अपन हस्बैंड वाइफ में जब डील करेंगे तो बताएंगे, कई बार क्या टॉन्ट जो है ना, ये बहुत गहरा चला जाता है। तो इससे तो स्पष्ट कह देना अच्छा है कि ये बात ऐसी है, और ताने के रूप में कही जाती है तो ज़्यादा ही गहरा उतर जाती है वो। तो कभी सिचुएशन अगर ख़राब है, उस समय कुछ नेगेटिव कह दिया गया तो वो और ज़्यादा उतर जाता है, और इतने जब गहराई में जाके व्यक्ति अनहैप्पी हो जाता है तो उसको फिर ऊपरी ऊपरी इलाज नहीं हो सकता, पर उसका इलाज उतनी गहराई में ही जाके होगा, है ना। तो हमने इसमें क्या अच्छा, इसलिए जितना करीबी व्यक्ति होता है घाव उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। एक ये भी है कि अगर किसी ने हर्ट किया है, अननोन पर्सन है तो हर्ट कम होगा, थोड़ा सा नोन है हर्ट ज़्यादा होगा, कोई बहुत ही नियर डियर है तो हर्ट ज़्यादा होगा। मैंने इसलिए आपको, अपन देखो संदर्भ में बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, लेकिन ये पूरे रिलेशंस में, ये ऑफिस में, हर जगह ये लागू है। ये तो अपन ने एक सैंपल यहाँ से उठा लिया, ये शोले पिक्चर में सारे रस रहते हैं ना, तो यहाँ से आप सारे तार सूत्र निकाल सकते हो। ये डिस्प्यूट तो बाहर भी होना है किसी से। बाहर क्या है, देखो दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। एक इवेंट हुआ, उस इवेंट को मैंने किस तरीके से लिया, ये मेरी सोच है, मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरा नज़रिया क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं अपने तरीके से लूँगा और दूसरा उसके तरीके से लेगा, तो मेरा निष्कर्ष और उसका निष्कर्ष अलग हो सकता है। इवेंट एक ही है, पर मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, किताबें ली, उससे मैंने इसको एक निष्कर्ष निकाल लिया। दूसरे का जो बैकग्राउंड है वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से निष्कर्ष निकालेगा, तो निष्कर्ष हम दोनों का बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। मैंने उसका कुछ और अर्थ ले लिया, उसने कुछ उसका और अर्थ ले लिया। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया, उसके हिसाब से आपने बिल्कुल ख़राब किया। तो अब अगर ये क्लैश कहीं बाहर होता है तो आपने देखा कि 70% केस में हम अवॉइड कर सकते हैं। अपन ने पहले ही डिस्कस किया था, काहे को खून जलाओ, काहे को परेशानी में आओ, अपने आप को सेव करो, अपनी शक्ति बचाओ, अपना समय बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ, अपनी पॉपुलैरिटी बचा लो, अवॉइड कर जाओ। तो बाहर ऐसी डिबेटेबल सिचुएशन आती ना, तो 70% केस में हम अवॉइड कर सकते थे। पर जब हम सिचुएशन अवॉइड करते हैं तो हम परेशानी से तो बच जाते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। अगर हम उस समस्या से उलझते, जूझते, यस नो हाँ ना करते करते, तो हमारे अंदर भी एक क्षमता डेवलप होती है, और गहरे और तर्क लाते और बातें लाते और समझते नई नई चीज़ों से, तो हमारी क्षमता बढ़ती ना। अब वो जीता या हारा, अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसको इमोशनली ना लिया जाए
कि कौन जीता कौन हारा, तो भी कहीं ना कहीं उस उलझन में उलझ के अगर हमारा सोच पॉजिटिव है तो हम कुछ सीख जाते, हम उससे वंचित रह गए, यानी हम अंडर डेवलप्ड रह गए। भाई हम किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा, हमने 4 बातें करी, उसने 4 नहीं कर दी, हमने उन 4 का सलूशन दे दिया, उसने 4 नहीं कर दी, क्योंकि अपन ने देखा है पहले, एवरी क्वेश्चन हैज़ एन आंसर एंड एवरी आंसर गिव्स राइज टू सो मेनी क्वेश्चंस। हर समस्या का एक समाधान है और हर समाधान से समस्याएं खड़ी भी हो सकती हैं। बस डिसाइड ये करना है कि आपको समाधान का हिस्सा बनना है कि समस्या का हिस्सा बनना है। तो हमारा ये था कि हम अपनी क्षमता भी विकसित कर रहे हैं, हम उलझ जरूर रहे, टाइम और एनर्जी लगा रहे, पर उससे हम अपनी कन्विंसिंग पावर, उसने 4 सवाल नए करे, अब हमको उन 4 के आंसर ढूंढना है, फिर उसने फिर 4 नए कर दिया, उनके आंसर ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मंथन चल रहा है, हमारी बात को भी हम हर एंगल से देख रहे हैं, वो कुछ नया एंगल दिखा देता है, तो हमारी क्षमता भी इम्प्रूव हो रही ना। पर हमने अभी समय और शक्ति बचा ली तो हम डेवलपर, लेकिन यहाँ अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ तो उस व्यक्ति से आज मिले थे, अब हो सकता है साल भर बाद मिले या उससे कट ही कर लेना भी मिले, पर यहाँ हम इसलिए देखते हैं कि यहाँ तो रोज ही मिलना है, और ये समस्या आज सॉल्व नहीं होगी तो कल फिर आएगी। आज हमने कुछ मान लो ठंडा पानी पी के शांति कर भी ली है, पर समस्या एज इट इज है, वो कल फिर आएगी नए फिर। इसलिए तो यहाँ डिस्प्यूट, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अनअवॉइडेबल है, यू हैव टू फेस इट। तो यहाँ आप फेस करेंगे तो तकलीफ तो हो रही है, पर आपकी काबिलियत भी बढ़ रही है। तो यहाँ अवॉइड मत करो, यहाँ डिस्कस समझो इधर से उधर से, लेकिन कीपिंग द रिलेशन ऑन टॉप, रिलेशन को इंटैक्ट रखते हुए। अगर आप किसी की गहराई में जाते हैं तो आप अपनी क्षमता विकसित कर लेते हैं। और यहाँ क्योंकि टोटल अपोजिट व्यू है, मेल है फीमेल है, अलग अलग बैकग्राउंड है, रोज ही मिलना है, कुछ ना कुछ होगा, हर जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो उसको करते करते सॉल्व करते करते इतना क्षमतावान दोनों हो जाएंगे कि दे कैन फेस एनीवन एंड एवरीवन आउटसाइड, बड़ी क्षमता, बड़े कैपेसिटी से, बड़े शानदार तरीके से। तो यहाँ उसको उलझन में परेशानी में न लेकर के अगर ठंडे दिमाग से चीज़ों को एनालाइज करना, समझना, तोलना, परखना, जानना, ये सब करने की अगर अपन प्रैक्टिस करके ये कैपेसिटी बिल्डअप कर लें, तो ये कैपेसिटी फिर हमको हर जगह काम आएगी। तो बाहर के सब जंग हमारे लिए छोटी हो जाएंगी। अवॉइड करना चाहेंगे तो कर देंगे, लेकिन कन्विंस करना चाहेंगे तो वहाँ कर देंगे। एटलीस्ट वी आर गुड इन एक्सप्रेसिंग थिंग्स, है ना। तो अभी अपन ने सिर्फ ये देखा है कि चीज़ें गहराई में जाती हैं, और गहराई में अगर आप हैप्पी हैं तो बाहर तकलीफ नहीं है, और गहराई में अनहैप्पी है तो बाहर आपको कोई खुश नहीं कर सकता, है ना। तो अंदर गहराई में अनहैप्पी कैसे ना हो, ये टेक्निक अपन सीख लेंगे। तो उसके बाद बाहर की बात गहराई में जाके हमको दुखी ना कर सके। परिस्थिति से हमारे अंदर ये उपजती हैं ये भावनाएं, तो इस भावना को अगर हम कंट्रोल करना सीख गए कि परिस्थिति कुछ भी हो, अंदर से इमोशंस वही रेज होंगे कि जो हम चाहेंगे। अंदर की कहानी हमारे हाथ में है। तो ये टेक्निक अपन फ्रेश मूड में ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गहन फिलॉसफी है ये, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बाद सुख और दुख के गोते लगाना बंद हो जाता है इंसान का। फिर तो अगर डिस्कस भी कर रहा है, डिबेट भी कर रहा है, तो हंसते हंसते करेगा, एंजॉय करते करेगा, और अंदर तक कुछ भी असर नहीं जाएगा। कीपिंग रिलेशंस ऑन द टॉप, यस, क्योंकि 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, हम ढंग से 70 को भी नहीं जानते, है ना। और उन्हीं से हम अगर रिलेशन बिगाड़ लेंगे तो फिर कहेंगे ना
कि दुनिया में इंसान अकेला आया है अकेला जाएगा, है ना। तो ठीक है, एनीवे लेट अस कॉल इट ए डे ऑन ट्यूसडे। आई होप कि अब ट्यूसडे को विल स्टार्ट डॉट विद द सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि ये पूरा मैं एक ही दिन में करना चाह रहा हूँ ये वाला विषय, है ना। तो इसलिए मैं अभी, नहीं तो मैं आधा अधूरा करके, और ये 2 सवाल और है छोटे छोटे, पर क्या होता है कि मैं पूरे कवर करने के चक्कर में थोड़े थोड़े कम रह जाता है, तो वो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, है ना। तो इसलिए अपन सवाल धीरे धीरे ले, टाइम से लेंगे, लेकिन उसकी गहराई में जाके सॉल्व इट वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसका पूरा लाभ उठाएं और अपनी अंदर की शक्तियों को बढ़ा लें, है ना। थैंक यू सो मच।